अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्लेसिया। एक्लेसिया एसोफेजियल डिसऑर्डर है। एसोफेजियल डिसऑर्डर में क्या होगा कि आपका जो एसोफेगस होगा, मेनली जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, नैरो हो जाता है ड्यू टू सम अदर कॉजेज। अब उसके साथ क्या होगा कि पेशेंट का जो फूड होगा वो स्टमक एसोफेगस से स्टमक में मूव नहीं करेगा। तो ये एक एसोफेजियल डिसऑर्डर है जिसके अंदर डिफिकल्टी होती है फूड को पास करने में फ्रॉम एसोफेगस टू स्टमक। इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे? पहले सिम्टम तो यही होगा, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग। दूसरा क्या होगा? पेशेंट को रीगर्जिटेशन होगा अनडाइजेस्टेड फूड का। थर्डली क्या होगा? पेशेंट को चेस्ट पेन होगी। ये कुछ कॉमन सिम्टम है पेशेंट के जो आएंगे। इसके अलावा आप अगर इसकी हम मैकेनिज्म की बात की जाए तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो एसोफेगस की पेरिस्टालसिस है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा? प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ माइंटेरिक न्यूरॉन्स होंगे। माइंटेरिक न्यूरॉन्स जो एसोफेगस को सप्लाई कर रहे होंगे उनकी प्रोग्रेसिव मतलब वक्त के साथ साथ उनकी डिजनरेशन बढ़ती जाएगी, डिजनरेशन होगी, जिसकी वजह से फर्स्टली क्या होगा कि जो फूड है वो इफेक्टिवली पास नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा थ्रू एसोफेगस इनटू द स्टमक। अब उसके बाद क्या होगा? उसमें क्या होगा? इसकी वजह यह है कि इसमें लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है इस माइंटेरिक न्यूरॉन्स के डिजनरेशन की वजह से वो क्या हो जाता है? लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर फ्रॉम एंट्रम साइड, सॉरी फ्रॉम कार्डियक साइड जो होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। फूड पार्टिकल्स यहाँ पे स्टक होंगे जिसकी वजह से लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर क्या होगा? अबवली डायलेट कर जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, डायलिटेशन ऑफ एसोफेगस वहां से हो जाएगी फूड के स्टक होने की वजह से। अब अगर इसकी कॉजेज़ की बात की जाए तो एग्जैक्ट कॉजेज़ तो हमें नहीं पता। तो एग्जैक्ट मोस्ट कॉजेज़ जो है वो हमें अननोन है, लेकिन हमें इतना पता है कि जो मायोडायरिक न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं बाय ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, जो कि चगास डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा हमें इतना पता है कि एक्स्ट्रा एसोफेजियल जो मलिग्नेंसी है उसकी वजह से भी पेशेंट को एक्लेजिया हो जाता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो सिम्टम्स में मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है वो डिस्फेजिया का होता है। डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, जिसके अंदर पेशेंट को स्लोली बट ग्रेजुअली जो है ना ऑनसेट ऑफ एक डिस्फेजिया होगा। मतलब कि पेशेंट स्लोली फूड और उसके बाद फिर बाद में वाटर मतलब फ्लूइड इनटेक में डिफिकल्टी फील करेगा। और जिसके साथ क्या होगा, मतलब स्पेसिफिकली फूड के साथ क्या होगा, पेशेंट जो है वो आहिस्ता स्लोली फीड करेगा, ईट करेगा, प्लस साथ में क्या है, खाना खाते हुए फूड इंटेक करते हैं वो अपने हेड को लिफ्ट करेगा, अपने शोल्डर को बैक साइड पे मूव करवाएगा ताकि जो इसकी एसोफेगस एम्पिटिंग है वो इम्प्रूव हो सके, बेहतर हो सके। इसके अलावा रिगर्जिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं, हार्ट बर्न होता है पेशेंट को, एसिडिटी रहती है पेशेंट को, वेट लॉस होगा और चेस्ट पेन होगी। ये रिजेंबल करता है एसोफेजियल कैंसर के साथ भी। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो इन्वेस्टिगेशन में बेस्ट इनिशियल जो टेस्ट होता है हमारा, हमें बेरियम स्वॉलोइंग टेस्ट करवाना होता है। नो डाउट इज बेस्ड ऑन सिम्टम्स, लेकिन हमने पेशेंट को बेरियम स्वॉलो करवा के उसके बाद क्या करवाना है, उसको एक्सरेज, चेस्ट एक्सरेज करवाएंगे। चेस्ट एक्सरेज में क्या होगा, जो लोअर एसोफेगस होगा वो डायलेट होगा, वहाँ पे फूड पार्टिकल होने की वजह से वो डायलेट हो गया होता है, वहाँ पे बेरियम जो होगा वो ज़्यादा स्टक करेगा। लेकिन लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो होगा वो कंस्ट्रिक्ट हुआ होगा, नैरो होगा। तो उसके अंदर डायलेशन प्लस नैरोइंग मिलेगी, और ये ऐसे रिजेंबल करता है, इसको क्लासिकली बर्ड बीक अपीयरेंस या बर्ड बीक साइन कहते हैं, जो हमें चेस्ट एक्सरे की फाइंडिंग में मिलेगा। इसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट की बात की जाए तो वो होता है एसोफेजियल मैनोमेट्री होता है, जिसके अंदर हम मेजर करते हैं क्या चीज़, स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन ऑफ एसोफेजियल कॉन्ट्रैक्शंस। जब हमने पेशेंट को क्या करना है, स्वॉलो करने के लिए कहना है। पेशेंट जो स्वॉलो करेगा उस वक़्त उसकी जो एसोफेगस की पेरिस्टालसिस स्ट्रेंथ होगी और कोऑर्डिनेशन होगी, उसको हमने मेजर करना है विद एसोफेजियल मैनोमेट्री। एब्सेंस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को चेक करना है, कॉन्ट्रैक्शन को चेक करना है इन लोअर एसोफेगस। इंक्रीज इन प्रेशर जो है वो लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर के अंदर चेक करना है एट रेस्ट, जब पेशेंट खा ना रहा हो। और लास्ट में क्या करना है, पेशेंट का फेलियर ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर चेक करना है टू रिलैक्स ड्यूरिंग swallowing। खाना खाते हुए लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स ना हो, वो चीज़ हमने इस मैनोमेट्री में चेक करनी होती है। और लास्टली हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस के लिए अपर एंडोस्कोपी करवाते हैं, जो कि
बेसिकली यूज़फुल नहीं होती एक्लेज़िया को डायग्नोज़ करने के लिए, बट इसके अलावा हम क्या करना होता है कि ये करवाते हैं रूल आउट करने के लिए एसोफेजियल कैंसर को, जो कि एक कॉज़ है लेस के ल लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के क्लोज़ होने के, नैरो होने के, उसके अलावा सेकेंडरी कॉज़ेज़ को रूल आउट करने के लिए। इसके बाद अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए, जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए हमारा मेन मेन फ़ोकस होता है कि पेशेंट के जो सिम्पटम्स हैं उनको रिलीव करना है और लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है उसके प्रेशर को रिड्यूस करना है। इसके पास हमारे पास 2 अप्रोचेज़ होते हैं, क्या करेंगे, या तो हम वीकेंड करेंगे मैकेनिकली या लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को वीकेंड करेंगे, कमज़ोर करेंगे बाय मेडिकेशन। मोस्टली जो प्रोसीजर्स होते हैं वो मैकेनिकल प्रोसीजर होते हैं, जिनमें मोस्ट एक्यूरेट जो है, मोस्ट इफेक्टिव हमारे पास हेले लेप्रोस्कोपिक मायोटमी होती है। अब वीकेंड मैकेनिकल जो वीकनिंग होगी मैकेनिकल, इसके अंदर हम क्या करेंगे, या तो हम टियर्स लगाएँगे या स्फिंक्टर को, जो लोअर स्फिंक्टर है उसको कट कर देते हैं, और मेडिकेशन का भी मेन जो हमारा थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो चाहिए होता है वो भी यही होता है, लोअर स्फिंक्टर को रिलैक्स करना, वहाँ पे जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करना। हेलर मायोटॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, स्मॉल कट लगाते हैं लोअर एस्फेजियल स्फिंक्टर को, ताकि जो प्रेशर है वो रिलीफ हो सके। लेकिन अगर हम हेलर मायोटॉमी जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, हम न्यूमैटिक डायलिटेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा बोtulinum टॉक्सिन इंजेक्शन लगा सकते हैं, ताकि लोअर एस्फेजियल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स हो जाए। बट सम टाइम क्या होता है कि ना तो हम हेलर मायोटॉमी परफॉर्म कर सकते हैं, ना हम न्यूमैटिक डायलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, और बोटुलिनम टॉक्सिन जो है वो भी इनइफेक्टिव होता है। तो इन केसेस में हम एडिशनली क्या करेंगे, मेडिकेशन लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करेंगे, या हम सबलिंगुअल नाइट्रेट्स का इस्तेमाल करेंगे। ये इनइफेक्टिव होते हैं, मोस्टली इफेक्टिव नहीं होते, बट इन केस अगर पेशेंट जो है उसमें बोटुलिनम टॉक्सिन इफेक्टिव नहीं है या हेलर मायोटॉमी परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उनके अंदर फिर हम बीटा ब्लॉकर्स या सबलिंगुअल नाइट्रेट्स का यूज़ करते हैं।